हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज पहली बार मैं सुबह बना रहा हूँ वीडियो, और ये वीडियो है क्लास 12th की, जो हिस्ट्री का चैप्टर है आपका 12th औपनिवेशिक शहर, उसके ऊपर है। पार्ट 1 मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी, ठीक है, कि मुंबई, वो बम्बई, कलकत्ता और जो हमारा तीसरा शहर है मद्रास, कैसे इनका विकास होना शुरू हुआ था। ये सारी चीज़ें हमने जान ली थी पार्ट 1 में। पार्ट 2 है और देखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि कई बच्चों के कमेंट वगैरह आए थे, व्हाट्सएप पे मैसेज में बात हुई है। ज़्यादातर बच्चों के अच्छे नंबर आए, किसी के 70, 80, 85, 87, यहाँ तक कि 90 तक भी कुछ बच्चों के नंबर आए हुए हैं। तो कुछ बच्चे बहुत खुश हैं, लेकिन एक दो बच्चों के ऐसे भी मैसेज आए हैं जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हैं। जैसे किसी के आए थे 37 पॉलिटिकल साइंस में, और एक ने मार्क्स तो नहीं बताए, लेकिन उसने ये कहा था कि सर आपने मुझे एक क्वेश्चन लिखवाया था हिस्ट्री का, मैंने वो लिखा और मेरे पेपर में मुझे 1 नंबर मिला। तो मुझे ऐसा लगा शायद वो मुझसे ये कहना चाह रहा था कि आपने गलत बताया है, पर उसने डायरेक्ट कहा नहीं। तो यार मैं इतना कहना चाहता हूँ भाई कि एक बार जो मैंने लिखवा रखा है उसे एक बार बुक में तो मिला के देख ले, एनसीईआरटी में। किसी से डायरेक्ट पूछ लेने से पहले ये तो कंफर्म कर ले सही भी है या गलत है। एनसीईआरटी से सेम लिखवाया था मैंने वो क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन लिखवाया था। अगर मार्क्स नहीं दिए तो इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी है, टीचर वगैरह उधर से होगी। क्योंकि भाई हम तो जो भी है एक्यूरेट बढ़ाते हैं और सीधा सीधा सिंपल से शब्दों में समझा रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि एक चीज़ ये ध्यान रखना कि प्री बोर्ड के जो मार्क्स होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि फाइनल में ऐसे ही मार्क्स आए। फाइनल में बढ़ जाते हैं आराम से हर किसी के। क्यों बढ़ जाते हैं, इसके पीछे रीज़न ये है कि प्री बोर्ड में नंबर क्यों कम आते हैं, पहले ये जान लो। क्योंकि प्री बोर्ड में जो मार्किंग होती है वो हार्ड मार्किंग होती है। चेक करते टाइम हार्ड मार्किंग इसलिए रखी जाती है क्योंकि कई बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे, उन्हें लगता है कि भाई हम तो 100 ले आएंगे। तो उनको उनकी कमियां दिखाना और उनको बताने के लिए मार्किंग थोड़ी हार्ड रखी जाती है। लेकिन जो फाइनल पेपर की मार्किंग होती है वो नॉर्मल होती है। उसमें ना तो बहुत खुल के नंबर दिए जाते हैं और ना ही खुल के काटे जाते हैं, नॉर्मली नंबर आते हैं। तो जिसके प्री बोर्ड में अगर 70 आए हैं और वो थोड़ी सी और मेहनत कर ले तो जाहिर सी बात है उसकी जो फाइनल में 80, 85 आ सकते हैं। जिसके 80 आए हैं उसके 90 तक हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है किसी के 37 आए हैं तो एकदम से उसके 90 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि प्री बोर्ड का जो पेपर होता है वो तो तुम्हारे टीचर चेक करते हैं, लेकिन जो फाइनल का पेपर होता है वो कौन चेक करता है आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा इसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो किसी के मार्क्स अगर कम आ रहे हैं तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अभी भी हमारे पास 20 से 30 दिन बचे हैं, दिन रात मेहनत कर लो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। औपनिवेशिक शहर रिकॉर्ड्स। ये जो औपनिवेशिक शहर थे यानी कि बम्बई, कलकत्ता वगैरह जो उस टाइम पे, तो उसमें कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह रखे जाते थे। और इसका ऐसा ही आपके बुक में क्वेश्चन भी है कि रिकॉर्ड्स क्यों संभाल के रखे जाते थे, कुछ इस तरीके से है एनसीईआरटी की बुक में। तो चलो आज रिकॉर्ड्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये सारी एनसीईआरटी से ली गई है भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट एनसीईआरटी है। कुछ भी बाहर से, मैं जो भी नोट्स बनाता हूँ एनसीईआरटी की बुक पढ़ता हूँ और कोई गाइड कुंजी कुछ नहीं पढ़ता, सीधा सीधा एनसीईआरटी की बुक पढ़ता हूँ, वहां से लिखता हूँ। तो बेहिसाब आंकड़े और रिकॉर्ड्स थे औपनिवेशिक शहर में, यानी अंग्रेजों के टाइम पे। अंग्रेज जो थे वो नियमित रूप से सर्वेक्षण करते थे, यानी वो सर्वे करते रहते थे रेगुलरली। विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट प्रकाशित करते थे, अलग अलग तरह की रिपोर्ट छापते थे वो। ठीक है, प्रकाशित करना मतलब छापते रहना। और अंग्रेजों ने नक्शे बनाने पर विशेष ध्यान दिया। एक चीज ये ध्यान देना, नक्शा अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत करी थी यहाँ पे हमारे औपनिवेशिक टाइम पे। इन्होंने बहुत ज्यादा नक्शे बनाए थे, ठीक है, बहुत ज्यादा। हालांकि नक्शे उससे पहले भी थे, लेकिन जो अंग्रेजों के बनाए हुए नक्शे थे वो काफी ज्यादा सटीक थे। और सरकार का मानना था कि किसी जगह की बनावट, सरकार ऐसा मानती थी कि किसी जगह की बनावट, भूदृश्य को समझने के लिए नक्शे जरूरी होते हैं, और इस जानकारी के सहारे वे इलाके पर बेहतर नियंत्रण कायम कर सकते हैं। यानी कि ये जो कोई भी जगह है वहाँ की जो बनावट है, भूदृश्य है, उसको समझने के लिए इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है हमारे नक्शे। क्योंकि हमें पता लग जाता है नक्शे में कि भाई यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे नदी है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ पे घनी जनसंख्या वाला एरिया है, ये वन, यहाँ पे जंगल है। इस तरीके से बेसिक चीजें हमें पता लग जाती है नक्शे से ही। तो नक्शा जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, कहीं पे शासन करने के लिए, कहीं के लिए योजनाएं बनाने के लिए, कहीं पे नियंत्रण करने के लिए। तो इसलिए जो अंग्रेज थे वो उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। फिर शहर विकसित होने लगे।
धीरे धीरे शहरों का विकास होने लगा। तो विकास की योजना तैयार करना तथा व्यवसाय को विकसित करना और सत्ता को मजबूत करने के लिए नक्शे जरूरी थे, क्योंकि नक्शे से उन्हें काफी मदद मिल जाती थी अंग्रेजों को। नक्शों से क्या होता था, हरियाली, देखो क्या क्या पता लग जाता है नक्शों से। जो मैप बनाए जाते थे उसमें इन चीजों का ध्यान रखा जाता था। ये हरियाली, नदी और देखो हरियाली, नदी, पहाड़ आदि स्थान का पता चलता था। टैक्स व्यवस्था, वो जो कर लेते थे अंग्रेज, टैक्स लेते थे, टैक्स व्यवस्था और व्यवसायिक संभावनाओं के लिए भी जरूरी होता था ये। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों ने वार्षिक नगर पालिका कर वसूली के जरिए शहरों का रखरखाव के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यानी कि अब उन्होंने क्या करा, नगर पालिका बनाई भाई, नगर पालिका, और नगर पालिका के द्वारा सालाना जो टैक्स था वो लिया जाता था। ठीक है, अब नगर पालिका क्या होता है और उसके काम क्या होते हैं और वो टैक्स क्यों लेता है, इसके बारे में थोड़ा आपको अगर याद हो, आपने 11th क्लास में 73 और 74 आर्टिकल पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस में, तो वहां से है। तो चलो फिर थोड़ा सा बता देता हूं मैं कि क्या होता है। सरकार अगर एक काम को करेगी तो उसका काम जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सरकार क्या करती है, लोकल लेवल पे भी एक छोटे लेवल पे सरकार होती है, ठीक है, जिसे हम नगर निगम या नगर पालिका, हम शहरों में रहते हैं तो यहाँ पे नगर निगम होते हैं, गांव वगैरह में अगर जाते हैं नगर पालिका, पंचायत, इस तरीके से होता है। तो हुआ क्या भाई कि ये जो नगर पालिका होती थी वो कर वसूलती थी जनता से, यानी सालाना टैक्स लिया जाता था, और उस टैक्स से जो पैसा आता था उस पैसे से शहर का रख रखाव किया जाता था। जैसे कि शहर में स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है, हेल्थ से रिलेटेड अस्पताल या छोटे मोटे डिस्पेंसरीज वगैरह जो भी है, चिकित्सालय, शहरों की सफाई करवानी है, जल निकासी के लिए उचित व्यवस्था करवानी है, पीने का पानी उपलब्ध करवाना है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो छोटे मोटे काम होते थे जो शहरों में जरूरी होते थे, उन सारी चीजों को नगर पालिका करवाती थी। और कहां से आता था पैसा, जनता से टैक्स के रूप में लिया जाता था। अगर आज के टाइम पे हम देखें, चलो छोड़ो ये भूल जाओ उधर का, हम आज देखते हैं वर्तमान में हमारी जो नगर निगम है, मैं दिल्ली से हूं, अगर आप भी दिल्ली से हो तो चलो आपके लिए ज्यादा एग्जैक्ट रहेगा। आप देखते होंगे दिल्ली नगर निगम के कार्य क्या है। दिल्ली नगर निगम में क्या होता है भाई, एमसीडी गाड़ी आती है कूड़े वाली, सफाई वगैरह करते हैं, वहां के जो कर्मचारी हैं सफाई कर्मचारी वो सफाई करते हैं। ठीक है, यानी सफाई का काम हो गया एमसीडी का। इसके बाद क्या होता है कि इनकी डिस्पेंसरी भी होती है, यानी कि छोटे छोटे हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, अस्पताल छोटे लेवल पे, यानी प्राथमिक चिकित्सा जो होती है वो उपलब्ध करवाते हैं। फिर आप अपनी गलियों में लाइटें देखते होंगे, स्ट्रीट लाइट जिसे कहते हैं, तो स्ट्रीट लाइट भी एमसीडी के अंडर में आती है, और दिल्ली गवर्नमेंट में भी आती है, एमसीडी में भी आती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, स्कूल होते हैं, स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, लेकिन एमसीडी के हाथ में यानी नगर निगम के हाथ में सिर्फ प्राइमरी स्कूल होते हैं, 1ली से 5वीं तक के। और मैं भी भाई एमसीडी का ही कर्मचारी हूँ, क्योंकि मैं एमसीडी स्कूल में ही पढ़ाता हूँ। तो इस हिसाब से ये सारी चीजें मुझे काफी, इन सारी चीजों के बारे में पहले से ही पता था। आपको भी आई होप सब कुछ पता होगा। तो ये छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, ये सारे हमारे नगर निगम के द्वारा होते हैं। नगर निगम के चुनाव होते हैं, नगर निगम क्या करता है, टैक्स लेता है, उस टैक्स पे चलता है नगर निगम, उसको ऊपर से भी सरकार से पैसा मिलता है, और उससे वो क्या करता है, सफाई व्यवस्था में लगाता है, चिकित्सा व्यवस्था में लगाता है, उसे एजुकेशन में लगाता है, उसे दवाइयों में लगाता है, उसे जागरूकता में लगाता है। ठीक है, साफ सफाई, इन सारी चीजों में वो पैसा खर्च किया जाता है। तो ये तो आज का था। चलो अब उस टाइम पे नगर निगम के काम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आप देख पा रहे हो, जल पूर्ति, निकासी यानी पानी निकालना, सड़कों को बनाना, स्वास्थ्य, ये सारी सुविधाएं जो थी वो क्या होता था, ये नगर निगम जो नगर पालिका होती थी वो करती थी। नगर निगम की गतिविधियों से नए रिकॉर्ड पैदा हुआ। अब जब नगर निगम का ये काम होने लगा तो नए रिकॉर्ड पैदा हुए। नए रिकॉर्ड कैसे पैदा होंगे भाई, ये भाई जब नगर निगम में काम होगा तो बताया जाएगा ना भाई, इतना पैसा लगा है, सफाई में हमने इतना पैसा लगा दिया, या फिर हमने एजुकेशन में इतना लगा दिया, चिकित्सा में इतना लगा दिया, जल निकासी में इतना लगा दिया, जल आपूर्ति में इतना पैसा लगा दिया। वो सारी चीजें फिर हमने कहाँ कहाँ पे करवाया उसकी डिटेल देनी है, कौन से हमारे कर्मचारी काम करते हैं उसकी डिटेल देनी है, आगे कहाँ पे वो चीजें करनी है उनकी जानकारी, एक एक चीज हमें बतानी पड़ती थी, मतलब उसमें रिकॉर्ड में रखी जाती थी। तो ये समझ गए होंगे आपकी नगर पालिका जब आई, नगर पालिका ने काम शुरू करा तो और नए रिकॉर्ड बने होंगे। ठीक है, इन रिकॉर्डों को कहाँ रखा जाता था, नगर पालिका रिकॉर्ड रूम में इन्हें रखा जाता था। इनका एक रिकॉर्ड रूम होता था, उसमें पूरा सारे रिकॉर्ड रखे जाते थे।
शहरों के फैलाव पर नजर रखने के लिए लोगों की गिनती की जाती थी। शहर क्या थे, धीरे धीरे फैलते जा रहे थे क्योंकि गांव से लोग आते थे शहरों की तरफ अच्छे रोजगार की तलाश में। तो ऐसे में क्या होता था, शहरों का जो दायरा होता था वो बढ़ता जाता था, वहां की जनसंख्या बढ़ती जाती थी। और ऐसे में अंग्रेज क्या करते थे, देखते थे कि शहरों में कैसा फैलाव हो रहा है, उसको जानकारी, एग्जैक्ट जानकारी के लिए वो गिनती करवाते थे। और गिनती करवा पाना कैसे होगा, गिनती ऐसे होगा कि वहां की जनगणना करवाई जाएगी। और स्थानीय स्तर पे तो जनगणना हो रखी थी, लेकिन अंग्रेजों ने क्या करा, 1872 में अखिल भारतीय जनगणना का प्रयास करा, पहला प्रयास करा। अखिल भारतीय का मतलब हो जाएगा पूरे भारत में, जो भी मतलब उनके अंडर में था, पूरे देश में उन्होंने सोचा कि एक जनगणना करवाई जाए जिससे कि हमें एग्जैक्ट जानकारी मिल पाए। तो उन्होंने क्या करा, प्रयास करा था, पहला प्रयास 1872 में किया था, 72 में किया था, ठीक है। और 1881 यानी कि 1881 से हर 10 वर्ष में जनगणना की जा रही है। तब से लेके आज तक क्या होता है, हर 10 साल बाद जनगणना की जाती है। आपको पता होगा कि अभी जो हमारी जनगणना के आंकड़े चल रहे हैं वो 2011 के चल रहे हैं, और इसके बाद जो जनगणना होगी हमारी वो 2021 में होगी। तो हर 10 साल में क्या होती है, जनगणना होती है। तो उसी से हमें पता लगता है हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ी है, इतनी घटी है, हमारा जो सेक्स रेशियो है, लिंग अनुपात है, वो कितना बढ़ा है, कितना घटा है, एजुकेशन का स्तर कितना बढ़ा है, कितना घटा है, SC ST OBC कम्युनिटी में क्या असर पड़ा है, ठीक है। एक एक चीज हमें जनगणना से पता लगती है। शहरीकरण के अध्ययन के लिए जनगणना के आंकड़े बहुमूल्य थे, क्योंकि शहरीकरण का अगर अध्ययन करना है तो ये जो आंकड़े थे बहुमूल्य थे, क्योंकि यही एक ऐसे आंकड़े थे जिससे एग्जैक्ट हमें जानकारी मिल पाती थी। इससे हमें यह भी पता लग जाता था कि बीमारी से कितने लोग मरे, यानी मौत हुई है, बीमारियों से कितने लोगों की मौत हुई है, लोगों की उम्र के बारे में, लोगों के लिंग के बारे में, उनकी जाति के बारे में, उनके व्यवसाय के बारे में, ठीक है। ये सारी जानकारी हमें मिल जाती थी जनगणना के आंकड़ों से। जनगणना करने वाले जो लोग थे, लेकिन उन्हें कुछ परेशानियां भी आती थी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भाई जो लोग जनगणना करने आते थे, सेंसस करने आते थे, ठीक है, उनको क्या समस्या आती थी, जनगणना करते वक्त क्या समस्या आती थी। तो थोड़ा सा नीचे और इसे देखो यहां से कि ऐसे व्यक्ति को समस्या ये आती थी, मान लो कोई ऐसा आदमी है, वो कारीगर का भी काम करता है, वो अपनी खेती भी कर लेता है, यानी किसान का भी काम कर लेता है। मान लो कोई एक ही आदमी व्यापार भी कर लेगा, अपनी फसलों को, कारीगर का भी काम कर लेगा, किसानी भी कर लेगा, और अपनी फसलों को जाके बेच भी आएगा, यानी व्यापार भी कर लेगा। तो ऐसे आदमी को जो 3-3, 4-4 काम कर लेता है, उसको किस कैटेगरी में रखें, उसे मजदूर बनाएं या उसे व्यापारी बनाएं या उसे कौन सी कैटेगरी में रखें। तो थोड़ी सी समस्या यहाँ पे आ जाती थी कि किस श्रेणी में रखें। फिर दूसरी चीज क्या थी, अगर वो जनगणना करने जाते थे ना, जब जनगणना करने वाले कर्मचारी, तो लोग डरते थे, सोचते थे पता नहीं ये इतनी सारी जानकारी क्यों पूछ रहे हैं, नाम पता, ये सारी चीजें पूछते थे, एड्रेस वगैरह हर एक चीज क्यों पूछ रहे हैं। वो सोचते थे कहीं सरकार ऐसा तो नहीं है कि कोई नया टैक्स लगाने जा रही हो, तो वो घबराते थे, जानकारी अच्छे से नहीं देते थे। फिर ऊंची जाति के जो लोग होते थे, वो घर की औरतों की जानकारी देने से कतराते थे, ठीक है। उनको लगता था कि भाई ये जो घर की औरतें, इनका काम घर तक ही रहना चाहिए, इनको कभी घर से मतलब बाहर ना निकले, बाहरी दुनिया से उनका संपर्क ना हो, ऐसा चाहते थे वो हिचकिचाते थे इन सारी जानकारियों को देने में। और अपने आप को ज्यादातर लोग व्यापारी बताते थे, क्योंकि किसान बताने से ज्यादा गर्व वो व्यापारी बताने में महसूस करते थे, यानी उनकी नजरों में व्यापार जो था वो एक सम्मान का कार्य था, एक रिस्पेक्ट वाला काम था, तो इसलिए वो अपने आप को व्यापारी बताते थे। तो इससे भी पता लगता है कुछ गलत जानकारियां हो जाती थी, दी जाती थी। अब देखो आपकी बुक में लिखा है, एक पॉइंट है बदलाव, कि कुछ बदलाव हुए। देखो क्या क्या बदलाव हुए, जैसे कि देखो कलकत्ता, मुंबई, मद्रास तेजी से फैले और जल्दी से विशाल शहर बन गए थे, ये बड़े शहर बन गए थे। इनके पनपने से क्या हुआ कि ये शहर तो विशाल और बड़े हो गए, लेकिन जो दूसरे शहर हैं वो कमजोर बढ़ने लगे थे धीरे धीरे। ये शहर भारतीय सूती कपड़े जैसे निर्यात उत्पादों के लिए संग्रह डिपो थे, यानी यहाँ पे क्या होता था, सूती कपड़ों का निर्यात, जो भी निर्यात वगैरह होता था उसको इकट्ठा करने के लिए डिपो बना दिए थे। यानी संग्रह डिपो का मतलब है यहाँ पे वो सारी चीजें इकट्ठे होती थी, फिर उसके बाद यहाँ से उन चीजों का क्या हो जाता था, निर्यात हो जाता था, बेच दिया जाता था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, उससे स्थिति बदली। अब भारत से क्या हुआ, अब भारत से कच्चा माल निर्यात होने लगा, ठीक है, यानी कि भारत से कच्चा माल खरीद के ले जाते थे, वहां पे बना बनू के जो भी था आगे बेचते थे। अब बात आती है कि कच्चा माल क्या होता है, तो आई होप आप सभी को कच्चा माल तो पता ही होगा, क्योंकि आपने 6th, 7th, 8th क्लास में
जियोग्राफी वगैरह पढ़ी होगी तो वहाँ पे होता था ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको फिर भी याद दिला देता हूँ, लगभग सभी बच्चे जानते होंगे, अगर कोई नहीं जानता तो मैं बता देता हूँ कि कच्चा माल वो होता है जिसका प्रयोग करके हम कोई दूसरी वस्तु बनाते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमें अचार बनाना है और अचार बनाने के लिए हमने आम का प्रयोग करा है तो आम हमारे लिए क्या हो गया, कच्चा माल हो गया। हमें चीनी बनानी है और चीनी के लिए हमने गन्ने का प्रयोग करा है तो वो गन्ना जो हो गया कच्चा माल हो जाएगा। ठीक है, मान लो हमें बिस्किट बनाने और बिस्किट बनाने के लिए हमने गेहूं का प्रयोग करा है तो गेहूं हमारे लिए क्या हो जाएगा, कच्चा माल हो जाएगा। मान लो हमें कपड़े बनाने, कपड़े के लिए हमने कॉटन का इस्तेमाल करा है, रुई का इस्तेमाल करा है, कपास का इस्तेमाल करा है तो वो सारी चीजें हमारे लिए क्या हो जाएंगी, कच्चा माल हो जाएंगी। ठीक है, तो भारत से कच्चा माल जाता था, निर्यात होने लगा था। 1853 में क्या हुआ था, लॉर्ड डलहौजी थे उस टाइम पे, डलहौजी के टाइम पे रेलवे की शुरुआत हो गई थी। पहली जो हमारी रेल चलाई गई थी वो कहां से कहां तक चलाई गई थी, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारत की पहली रेल कब चली थी। 1853 में चली थी, आपको पता है, लेकिन कहां से कहां तक चलाई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी थे इस टाइम पे। हर रेलवे स्टेशन में क्या होता था, कच्चे माल का संग्रह केंद्र बना दिया गया। यानी क्योंकि रेलवे के द्वारा जब रेल आई तो रेल से सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान हो गया। अंग्रेजों की एक बहुत अच्छी देन है रेलवे, जो आज हमारे टाइम पे रेलवे है। ठीक है, तो वहां से क्या होता था, अब रेलवे में रेल से कच्चा माल ले जाना आसान हो गया था। रेलवे कॉलोनियां बनी फिर धीरे धीरे। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। अब आते हैं हम नए टॉपिक पे, बंदरगाह, किले और सेवाओं के केंद्र। ये भी हेडिंग है आपकी बुक में, एनसीईआरटी में। 18वीं शताब्दी तक मद्रास, कलकत्ता, बंबई महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुके थे। आपको पता है कि ये महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुके थे। और बंदरगाह मैंने आपसे पूछा था पिछली वीडियो में, तो बंदरगाह सभी बच्चों ने सही बताया था बिल्कुल, क्योंकि बंदरगाह जो होते हैं वो क्या होता है कि समुद्र के किनारे एक ऐसी जगह होती है जहां से जहाजों का सामान वगैरह उतारा जाता है, सामान वगैरह चढ़ाया जाता है, व्यापार के लिए वो चीजें वहां भेजी जाती थी। जैसे रेल के लिए प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, उसी तरीके से अगर हम उसकी समुद्र की बात करें तो वहां पे बंदरगाह वगैरह होते थे, वहां से सामान इधर उधर आता जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, अपने कारखाने इन्हीं जगह बनाए, क्योंकि ये जो थे बढ़ते हुए शहर थे, यहाँ पे सुविधाएं वगैरह उपलब्ध थी। और सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या करा, अब भाई जब हम यहाँ पे अपने शहर बनाए हैं, कारखाने बनाए हैं, तो उसके लिए सुरक्षा भी चाहिए, और सुरक्षा चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किलेबंदी करना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने क्या करा, इन शहरों की किलेबंदी कर दी। किलेबंदी से क्या हो जाती है, सुरक्षा हो जाती है। मद्रास, कलकत्ता और बंबई, देखो 3 नाम आपको दिख रहे हैं। मद्रास के सामने मैंने लिखा है फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में लिखा है फोर्ट विलियम, और बंबई में लिखा है फोर्ट। ये जो इलाके थे ये ब्रिटिश आबादी वाले इलाके थे, यानी यहाँ पे अंग्रेज वगैरह रहते थे। ठीक है, और भारतीय व्यापारी, कामगार, कारीगर, मजदूर वगैरह जो थे वो किलों के बाहर रहते थे। यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट आया कि जो किलों के अंदर रहते हैं वो गोरे अंग्रेज थे, तो वो व्हाइट टाउन हो जाता था, और जो बाहर भारतीय लोग रहते थे वो ब्लैक टाउन हो जाता था। और ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन के बारे में क्वेश्चन काफी आता है पेपर में आपके, तो मैंने वो जो वीडियो बना रखी है एपिसोड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उन सभी वीडियोस में मैंने अलग अलग चैप्टरों से क्वेश्चन करे थे। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने किसी ना किसी वीडियो में कवर किया है। किस वीडियो में कवर किया है ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने इसे कवर किया है, आप वहां से देख सकते हैं। व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन के बारे में बिल्कुल डिटेल में बता रखा है आपको। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है इसलिए इन सारी चीजों को मैं दो बार बताना नहीं चाह रहा हूं। आगे आते हैं। 19वीं सदी में रेलवे का नेटवर्क फैल गया और इन शहरों को शेष भारत से जोड़ा गया कि भाई अब रेलवे का नेटवर्क फैल रहा है तो उन शहरों को जोड़ना भी है बाकी जगह से, ताकि लोग वहां से आसानी से आ जा सके, कच्चा माल आ जा सके। ठीक है, व्यापार वगैरह में बढ़ोतरी हो। और इसके बाद क्या था, दूर दराज के जो देहाती इलाके थे, जो गांव के इलाके थे जहाँ कच्चे माल वगैरह तो होते थे, यहाँ नहीं संसाधन तो होते थे लेकिन वहां पे सुविधाएं नहीं होती, तो ऐसे दूर दराज के गांव के इलाके भी इन बंदरगाहों से जुड़ गए। 1850 के दशक में क्या हुआ, भारतीय व्यापारियों ने बंबई में सूती कपड़ा मिलें लगा दी। कि कौन से व्यापारियों ने, ध्यान रखना, भारतीय व्यापारियों ने, यानी हमारे इंडियन व्यापारियों ने क्या करा, 1850 के दशक में बंबई में सूती कपड़े की मिल लगाई। कलकत्ता के बाहरी इलाकों में अंग्रेजी स्वामित्व वाली, यानी ये वाली भारतीयों ने नहीं लगाई, ये तो अंग्रेजों ने लगाई है। कलकत्ता के बाहरी इलाकों में, कलकत्ता के बाहरी इलाकों में अंग्रेजी स्वामित्व वाली जूट की मिलें खोली गई। ठीक है, और यह जूट क्या होता है ये आपको पता होगा सभी को, अगर नहीं पता है तो आप गूगल पे अच्छे से सर्च करो। जूट एक बहुत अच्छी चीज है, उससे थैले वैले बनाए जाते हैं, काफी कई चीजों में काम आता है। ठीक है, और ये
पॉल्यूशन वॉल्यूशन नहीं फैलाता है। तो आज के टाइम पे ये भी कहा जाता है कि जो पन्नी वन्नी के जो पॉलीथीन के का यूज़ करते हैं उसको बंद करके जूट के थैला वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, यह भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास की शुरुआत थी। और जब मतलब ये सब सूती कपड़े की मिल बनाई गई और जूट की मिलें लगाई गई, तो ऐसे में पता है यहाँ पे हो गई थी शुरुआत भारत में औद्योगिक विकास की। यानी कि भारत एक औद्योगिक देश बनने जा रहा था। लेकिन एक चीज याद रखना, क्यों भारत एक औद्योगिक देश नहीं बन पाया अच्छे तरीके से? इसलिए क्योंकि अंग्रेजों का जो इंटरेस्ट था ना, वो इस चीज में था कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके, ज्यादा से ज्यादा संसाधनों को लूट सके भारत से। ठीक है, उनका उद्देश्य भारत का विकास करना नहीं था। वो भारत में विकास करने नहीं आए थे, वो व्यापार करने आए थे। और एक व्यापारी क्या सोचता है ये आपको अच्छे से पता होगा। इसके बाद आते हैं सही मायनों में उस समय अगर हम देखें तो औद्योगिक शहर जो थे वो सिर्फ 2 ही थे, बाकी तो उन्होंने शुरुआत करी थी। औद्योगिक शहर कौन थे? एक तो था कानपुर और एक था जमशेदपुर। जमशेदपुर आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, ये स्टील यानी लोहे वगैरह के लिए जो यहाँ पे काम होता है, इस्पात संयंत्र, उसके लिए बहुत ज्यादा मशहूर है जमशेदपुर। ठीक है, दूसरा है कानपुर। कानपुर भी आपको पता होगा यूपी। तो यहाँ पे चमड़े के से रिलेटेड चीजें बनती थी, चमड़े के लिए मशहूर है कानपुर। ठीक है, और काफी गंदगी है इस शहर में जहाँ पे मिलें वगैरह हैं, और ऊनी और सूती कपड़े भी यहाँ पे बनते थे कानपुर में। भारत कभी भी एक आधुनिक औद्योगिक देश नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि अंग्रेजों की जो नीति थी वो पक्षपातपूर्ण थी, यानी पक्षपात करते थे वो, और हमारे विकास को आगे बढ़ने नहीं दिया उन्होंने। यानी उन्होंने अपना फायदा देखा, सिर्फ अपना फायदा, कि कैसे उनको फायदा हो सकता है। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जिस देश में वो राज कर रहे हैं क्या उसका भी हम कुछ फायदा करें, ऐसा नहीं सोचा। तो यहीं से देखें तो हमारा क्या है, ये टॉपिक जो था वो खत्म हो चुका है। और ये पार्ट 2 था, और सेकंड पार्ट मैंने आपको पढ़ाया। इसको पढ़ने के बाद आपको एक काम करना है कि एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेनी है, ताकि आपको ये भी कंफर्म हो जाए कि सारी चीजें वही हैं और कितनी आसानी से यहाँ पे हमें बताई गई और कितनी आसानी से आपको समझ भी आई होगी। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, एक बार पढ़ना है बस, उसके बाद सब कुछ आसान लगेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर सकते हैं। जैसे जैसे टाइम मिलेगा आपको धीरे धीरे चैप्टर वाइज आपको वीडियो कराता जाऊंगा। और बेस्ट ऑफ लक सभी को आपके एग्जाम के लिए। टाइम निकालो और दिन रात की मेहनत करो, लग जाओ बस पढ़ाई में, क्योंकि ये बहुत कम दिन बचे हुए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट